Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, 11th क्लास फिजिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सामने उसका टाइम मेंशन है। आप उसके टाइम पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने डिजायर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। अ कार कैरिंग ट्रक अनलोड्स अ 1500 किलोग्राम कार यूजिंग अ प्लैंक। एक कार को ले जाने वाला जो ट्रक है उसने एक कार को अनलोड किया है जिसका मैस है हमारे पास 1500 किलोग्राम, और ऐसा करने के लिए उसने एक इंक्लाइन सरफेस का इस्तेमाल किया जिसको हम प्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो डाटा में नोट कीजिए, मैस m इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। ओके, इफ द प्लैंक मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड इज एट 2 मीटर हाइट। अगर ये जो इंक्लाइन सरफेस है, ये जो प्लैंक है, ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए और इसका ऊपर वाला किनारा 2 मीटर हाई हो, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी वर्क मालूम करना है। तो डाटा में नोट कीजिए, हाइट 2 मीटर, एंगल थीटा आपको दिया गया जी 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, और आपको यहाँ पे वर्क की वैल्यू को मालूम करना है। समझ गए? ओके जी, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको जो है वो माइंड में एक बात रखनी है। वो क्या है कि ये जो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ना ये इंक्लाइन सरफेस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। उसी बेस पे इसका जो फार्मूला है वर्क कैलकुलेट करने का वो आता है W इज इक्वल्स टू mgh। समझ गए? ये फार्मूला है। ओके जी, अब इस फार्मूले को इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला हमारा आया किस तरह से, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए। सही है, तो देखिए बच्चों, आपने क्लास 9th में वर्क फर्स्ट टाइम सीखा था। वर्क क्या होता है आपके पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं, लेकिन याद रखना ये F इंटू एस आप उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट S दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अगर ये सेम डायरेक्शन में ना हो तो फिर आप इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लाइक आपने उधर ही ये भी सीखा था कि आपके पास ये कि बॉक्स है और इसको इस तरह से एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हो रहा है, ये D है, ये F है, और इसके दरमियान में एक एंगल आ गया थीटा। समझ गए? अच्छा, तो इस केस में फिर हम कैसे वर्क निकालते हैं? अब तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर हम ऐसा करते थे कि इस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करते थे। ये फोर्स आ गई, ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है इसको बोलेंगे F कॉज ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं हम F साइन थीटा। सही है, तो अब देखें, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने फोर्स का एक कंपोनेंट ले लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, और वो कौन सा है? F कॉस थीटा। तो देखिए, अब जो वर्क आप कैलकुलेट करते हैं ना वो F की बजाय आप लिख देते हैं F कॉज ऑफ थीटा, और साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है जी D, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो ये बन जाता है जी आपके पास FD कॉज ऑफ थीटा। अब ये बात जो है ना आपने ध्यान में रखनी है कि वर्क मालूम करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, जब ये गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसमें जो क्योंकि हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है ना, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है ऐसे mg, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ ऐसे आ रहा है L। समझ गए? तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये mg और ये जो L है ना, ये हमारे पास एक डायरेक्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे और उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो कि इसकी डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे हम क्लास 9th में करते थे ना कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है तो फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे ब्रेक करके जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ऐसे ये देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट में ब्रेक किया, ये देखिए ये आ गया हमारा L वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का, ये एंगल थीटा, तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो, ये L साइन थीटा बनता है, ये L कॉस थीटा बनता है, ठीक है। अब मुझे देख के बताओ कौन सा कंपोनेंट जो कि इस वेट की डायरेक्शन में, और वो ये वाला है L साइन थीटा। तो आपका अभी जो वर्क बनेगा वो कैसे बनेगा? W इज इक्वल्स टू फोर्स आ गई mg की, और जो आपके पास ये दूसरा आ गया L साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट।
ठीक है, आप ज़रा देख के बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल साइन थीटा है और वही बेसिकली इसकी हाइट एच है, इसलिए आपके पास ये जो फार्मूला बनता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ है वो पुट करनी है। मैथ आ गया 1500 किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद जो हाइट है, हाइट कितनी है जी हमारे पास 2 मीटर, ये आ गई 2 मीटर। इन सब को हमने करना है जी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के साथ। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आ गई मेरे पास 1500 और मल्टीप्लाई बाय 9.8 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मिल जाएगा मेरे पास 29400। ठीक है, ये इतने जो है वो जौल हमारे पास वर्क आ गया, बस इतना सा काम है 29400। अब जो इसका आंसर है वो बुक से मैच नहीं करता क्योंकि बुक का आंसर ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर हमने इसका एफडी ग्राफ बनाना है। ठीक है, एफडी ग्राफ बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं जी फोर्स को, और जो कि हमारे पास बेसिकली एम जी है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, मैं इसको डी से शो कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा एफ डी ग्राफ। अब देखिए जी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है जी, डिस्प्लेसमेंट आपका कवर हुआ है जी 2 मीटर। तो फर्ज कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आप ये मान लीजिए कि हमारे पास जो वो फोर्स है, अब ये कितनी फोर्स लगी उसको पहले मालूम करना पड़ेगा आपको। आपके पास जो एफ का फार्मूला होता है वो बराबर होता है एम इंटू जी के। तो मैस कितना है आपके पास, मैस की वैल्यू है 1500 किलोग्राम और जी कितनी है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 1500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो मुझे मिलेगा 14700 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ कहीं मैं ऐसे ही पॉइंट बना देता हूँ जी, इधर लिख देता हूँ जी 14700 न्यूटन। यहाँ तक फोर्स है और ये आ गया हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट अप्लाई हुई है इस रीजन के अंदर, तो हम यहाँ से इसका ऐसा ग्राफ मिल के आएगा। ठीक है, ये तो ये जो है ना वो आपका ग्राफ आ गया। इन पॉइंट को आपने ऐसे मिला देना जी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ग्राफ बन गया एफ डी ग्राफ। ठीक है, एफ डी ग्राफ। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ पर फोर्स आ गई, फोर्स 14700 न्यूटन की है और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 2 मीटर कवर हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर मैंने शो कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया जी एफ डी ग्राफ। प्रॉब्लम नंबर 2, a car having a total mass of 1500 kilogram is traveling at the speed of 40 km per hour through a straight path। एक कार है, 1500 kg उसका मैस है, सीधे रास्ते पे चल रही है और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। इस कार को रोकने के लिए कितना वर्क चाहिए होगा इफ इट्स ब्रेक फेल एंड इंजन टर्न्स ऑफ। अगर इसकी ब्रेक फेल हो जाए और इसका जो इंजन है वो बंद हो जाए। तो पहले डाटा नोट कीजिए। मैस बताया गया कार का m इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम, उसकी जो इनिशियल स्पीड है vi वो 40 किलोमीटर पर आवर है। उसको चेंज कर लीजिए पहले मीटर पर सेकंड में, तो बहुत आसान है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो 40 को एज इट इज लिखा, 1 किलोमीटर की जगह लिख दिया हमने 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर। ठीक है, तो हमें चाहिए पर सेकंड, पर आवर नहीं चाहिए, इसलिए आवर के हम सेकंड बना लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाती हैं 3600 सेकंड्स। कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 × 60 करोगे 3600। ठीक है, अब कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 11.11 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारे पास इसकी वेलोसिटी। अब क्योंकि फाइनली हमने इसको रेस्ट में लेके आना है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0। मालूम क्या करना है, वो वर्क मालूम करना है कि जब ये अपनी इस वेलोसिटी से कम्प्लीटली
इस वेलोसिटी पे आ जाए, यानी रेस्ट में आ जाए, ठीक है। और इस दौरान इसकी ब्रेक फेल है और इसका जो इंजन है वो बंद है, ठीक है बच्चों। अब ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये गाड़ी है, यहाँ से चलती हुई आ रही है, ठीक है। इसका इंजन भी काम कर रहा था, ब्रेक भी काम कर रही थी। जब इस पॉइंट पर पहुंची, इस वक्त इसकी जो स्पीड है, वो इनिशियल स्पीड वो है 11.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आके इसकी ब्रेक फेल हो जाती है और उसका इंजन बंद हो जाता है। तो अब ये मानो ऐसे बिहेव कर रही जैसे कोई बाल आपकी तरफ थ्रो नहीं करता, बस मूव करता हुआ आ रहा है। आपने एक बार जो उसको दे दी वेलोसिटी, बस उसी के साथ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो ये कार भी कुछ ऐसा ही बिहेव कर रही है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ, जो कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त इसके पास एक एनर्जी है, क्योंकि ये मोशन में है ना, तो जो बॉडी मोशन में होती है उसके पास एनर्जी होती है। और कौन सी एनर्जी होती है सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इस वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि यहाँ पे जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और इसका इंजन बंद हो चुका है, इसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, अभी कितना वर्क करने के बाद कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बॉडी में जितनी एनर्जी होती है ना, उतना ही वो वर्क करती है। अगर उसमें थोड़ी एनर्जी होगी वो थोड़ा वर्क करेगी, अगर उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा वर्क करेगी। तो जितनी इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना, उतना ही ये वर्क करेगी। ये आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि इसकी एनर्जी के मुताबिक ये कितना वर्क करेगी। तो यहाँ पर हमें जो मैथमेटिकल रिलेशन इस्तेमाल करना है वो है जी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। वर्क एनर्जी रिलेशन वो क्या है, वो है जी आपके पास W इज इक्वल्स टू हाफ mv(f) का स्केयर माइनस हाफ mv(i) का स्केयर। यह है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और यह है वर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि बॉडी में जितनी एनर्जी होती है उतना ही वो वर्क करती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्लियर है। अच्छा, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। देखिए जी, आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। क्यों? हमने इसको कंप्लीटली रेस्ट पे लेके आना है। तो ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। W इज इक्वल्स टू 1/2 m 0 का स्केयर माइनस 1/2 mvi का स्केयर। समझ गए? ये टर्म पूरी 0 होगी। सो W इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 mvi का स्केयर। ये आ गया आपके पास रिलेशन। अब जरा गौर से देखो, ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो इस पोजीशन के ऊपर है, और ये क्या है? वर्क। तो वर्क और एनर्जी बराबर आ गई ना, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि बॉडी में जितनी एनर्जी होती है ना, उतना ही वो वर्क कर सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गई बॉडी में एनर्जी और ये आ गया वर्क, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम यहाँ पर मास की और ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा, ठीक है। यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी और यही वर्क की वैल्यू होगी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वो बॉडी वर्क कर पाएगी। अब ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन किया गया है ना, वो अपोजिट किया गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे डी एक्सेलरेट हुई है बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, और फ्रिक्शन ने वर्क किया, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हुआ है, ठीक है। इसके अपोजिट में बॉडी इधर को जाना चाह रही थी और फ्रिक्शन जो है उसकी वजह से बॉडी ऐसे ऐसे स्लो होती गई, स्लो होती गई, स्लो होती गई, फाइनली यहाँ पे आके 0। समझ गए? ओके जी। तो इस वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन है। बुक वाले ने नेगेटिव साइन नहीं लिखा, तो आप लिखें, अच्छी बात है। अगर नहीं लिखना चाहते तो इग्नोर भी कर लें, ठीक हो गया। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। W इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, मैस इसका कितना है हमारे पास? 1500 किलोग्राम, और जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वो आ गई हमारे पास 11.11 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब आपने इसे कैलकुलेटर से मालूम कर लेना है जी। ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1500 एंड मल्टीप्लाई बाय 11.11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको आंसर W इज इक्वल्स टू 92574.075 जूल, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपने इसको किलो जूल में कर देना है, तो उसके लिए 3 पॉइंट इधर मूव करना पड़ेगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 92.574
आगे लिखना चाहते हैं लिखे, वरना इतना भी काफ़ी है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्योंकि 3 स्टेप आपने इधर मूव किया, 10⁻³ आएगी, साथ में जूल, तो ये आपके पास बन जाएगा 92.57 किलो जूल, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 92.6 किलो जूल, आपकी मर्जी है। ये लिख लें तब भी ठीक है, ये लिख लें तब भी ठीक है, पूरा लिखें ये तब भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो भी आप लिखें ये सारी वैल्यूज जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया था वही बात साबित हुई कि बॉडी में जितनी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी उतना ही वर्क करेगी ये, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर वो वर्क उसने किया होगा, उतना ही वर्क वो कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितनी एनर्जी उसकी है वही उसकी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। ओके जी। प्रॉब्लम नंबर 3, अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। एक बाल जिसका मैस है 100 ग्राम, उसको 30 मीटर की हाइट से रिलीज किया गया। इफ द बॉल इनकाउंटर्स एन एयर रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 न्यूटन, अगर इस बाल को 0.4 न्यूटन की एयर रेजिस्टेंस का सामना हो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो आपने बाल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है ज़मीन पर टकराने से थोड़ा सा पहले, ठीक है। ओके जी, तो डाटा नोट कीजिए। एक आपको हाइट बताई गई है 30 मीटर, आपको मैस बताया गया 100 ग्राम, उसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.1 kg आएगा। और जो अपोजिंग फोर्स अप्लाई होती है बाल के ऊपर उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया, 0.4 न्यूटन की। मालूम क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। अब बच्चों एक बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हो। काइनेटिक से पोटेंशियल में चली जाएगी, पोटेंशियल से काइनेटिक में आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप एनर्जी को वर्क में तब्दील कर दो या वर्क को एनर्जी में तब्दील कर दो, ठीक है। लेकिन एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, न ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। समझ गए? ओके जी। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि हम इनिशियली ये सपोज कर लें कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, और आपने एक बाल को इस हाइट पे रखा हुआ है, तो इस वक्त इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब बॉडी मूव करती है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है, तो उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जब तक ये इधर हमने रखी हुई है, रेस्ट पे है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि मूव नहीं कर रही। जैसे ही आपने इसको रिलीज़ किया तो ये मूव करने लग गई। अब इसकी मोशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी इसने अभी क्रिएट की है, इसने प्रोड्यूस की है? नो, काइनेटिक एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ से आई? इसके अंदर जो मौजूद पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो तब्दील होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा ना, इसके अंदर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। चलते 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 जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, सारी की सारी जो इसके अंदर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अगर यहाँ इसके पास 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी ना, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसके पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी कहीं हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितनी भी एनर्जी थी पोटेंशियल, वो सारी की सारी काइनेटिक में तब्दील हो जाएगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। लेकिन ऐसा उस सूरत में है जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी अपोजिंग फोर्स मौजूद ना हो। अब अगर अपोजिंग फोर्स मौजूद है ना, तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है जी? ये जो अपोजिंग फोर्स सामने से रोक रही है, ये इसकी मोशन को मुतासर करती है, तो इसकी उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बन पाती, क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उससे थोड़ी कम होती है। बात समझ गए? कितनी कम होती है? जितना यहाँ पर वर्क हुआ ना इस फ्रिक्शन की वजह से, वो वर्क उसमें से माइनस कर लिया जाता है। फर्स्ट कर लें जी 1 जूल वर्क हुआ यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब इसके पास 10 जूल एनर्जी थी, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन ना होती, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आते हुए जब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसके पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी होती। लेकिन यहाँ पर 1 जूल वर्क हुआ फ्रिक्शन की वजह से, तो वो फिर इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसके पास कितनी होगी? 9 जूल होगी। तो बेटे यही कंसेप्ट आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसकी वो है कितनी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैस। मैस कितना है हमारे पास? मैस है जी 0.1 किलोग्राम, ठीक है। जी की वैल्यू सबको आनी चाहिए 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
और हाइट कितनी है जी हमारे पास 30 मीटर्स। अब मैं कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 29.43 जूल। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 29.43 जूल्स। ये मेरे पास आ गई जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट के ऊपर जब ये मौजूद है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, वो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 29.43 जूल। समझ गए? अच्छा, अब जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये सारी पोटेंशियल कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में, कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती, बट ऐसा अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे कुछ वर्क हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, वो फिर इसमें से माइनस हो जाएगा, उतनी एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब सामने से फोर्स लग रही है तो इसने इसकी मोशन को थोड़ा सा कम किया, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी यहाँ पर। अच्छा जी, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो अपोजिंग फोर्स है ना इसने कितना वर्क किया, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। दूसरे पॉइंट पे हमने वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उसको हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं या एयर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। मैं WF लिख रहा हूँ। WF का मतलब है कि फ्रिक्शन वाला वर्क, ठीक है। उसका फार्मूला होता है जी हमारे पास F इंटू H और साथ में आएगा कॉज ऑफ थीटा। समझ गए? अब F जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स है, और H जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, बॉल यहाँ से यहाँ तक ये फासला तय करती है। ये फासला आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इस तरफ को लगी, ठीक है, ये वाली बॉल नीचे आ रही है ऐसे डाउनवर्ड, और जो फोर्स है वो ऊपर को लग रही है। एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। समझ गए ना? तो उसके मुताबिक फिर हमारे पास फोर्स तो है जी, यहाँ पर लिखी थी 0.4 न्यूटन, और जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 30 मीटर्स, और जो कॉज है हमारे पास वो आ जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन वाला वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस 180 पे होता है -1, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा उसकी वजह से। 0.4 न्यूटन को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा -12 जूल, -12 जूल, ठीक है। ये आ गया जी आपके पास वो वर्क जो कि फ्रिक्शन की वजह से हुआ। अब इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी ना, ठीक है, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। अगर ये ना होता तो इस वक्त जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होती। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है वो इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी मोशन डिस्टर्ब हुई है एयर फ्रिक्शन की वजह से, तो वो जो वर्क है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप के ऊपर आ जाइए। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है जी, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है बस मैं वही अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलो लिख देता हूँ मैं, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, बस शॉर्ट सा लिख दिया मैंने। चलो जी, वो कैसे मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो वर्क हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट की थी वो थी आपके पास 29.43 जूल्स, ठीक है, और प्लस जो वर्क था फ्रिक्शन वाला वो नेगेटिव वर्क था, माइनस का 12 जूल। इन दोनों को आप कर लीजिए माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपको आंसर मिलेगा 17.43 जूल्स। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसके पास होगी। अब एक बार फिर से देख लीजिए, अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो यहाँ पर इसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती काइनेटिक एनर्जी में, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती। लेकिन क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, वो सामने से इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसकी मोशन को अपोज कर रही है, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी उतना इंक्रीज नहीं हो पाएगी, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ जो है ना वो समझे इसने वेस्ट कर दी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। सही है। अब बची हुई एनर्जी इसके पास होगी, वो हमने बता दी, वो है जी हमारे पास 17.43 जूल्स।